हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जैसा कि आपने देखा पिछले लेक्चर में हमने वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था और वर्क डन बाय ग्रुप से वर्क डन बाय इंडिविजुअल तक हम पहुंच चुके थे। अभी इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करेंगे वर्क डन बाय इंडिविजुअल, और वर्क डन बाय इंडिविजुअल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड मिलेगी, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि किस तरह से अलग अलग तरह के लिखे हुए क्वेश्चंस, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। Okay, so let's start discussing. The question says A can do a piece of work in 9 days. So A can do a piece of work in 9 days and B can do it in 18 days. So एक तो A है पर्सन जो कि किसी काम को 9 दिन में करता है और B है किसी काम को 18 दिन में करता है, okay, 18 days. Further it says they begin together but A goes away 3 days before the work is finished. यहां पर हमें पहली कंडीशन बोल दी कि A can do a work in 9 days, B can do it in 18 days. They began together, they started doing the work together, but what happened is A left, A goes away 3 days before the work is finished. मतलब काम खत्म होने के 3 दिन पहले A छोड़ के चला गया। ओके, नाउ काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये सबसे ज्यादा पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है। ओके, देन इट सेज द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है। अब कैसे पता लगाएंगे कि ए 3 दिन पहले चला गया, इसका क्या मीनिंग हुआ? तो देखिए, ए और बी ने क्या करा, काम करना शुरू करा। दे स्टार्टेड वर्किंग, दे वर्क टुगेदर, बट काम करते 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 एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर ए को यह समझ में आया, ओके, ए को यह समझ में आया कि अब अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो बी अकेला इस काम को 3 दिन में कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ असाइनमेंट कर रहे हैं बैठ के, ओके, असाइनमेंट करते करते आपको समझ में आया कि अब अगर आप असाइनमेंट लिखना छोड़ देते हैं तो जो बचा हुआ असाइनमेंट है आपका फ्रेंड 2 घंटे में 3 घंटे में कर सकता है, इसे कंप्लीट कर सकता है। ओके, उसी तरह से ए को भी समझ में आ गया कि मैं काम करते करते छोड़ दूंगा, छोड़ने के बाद जब मैं छोड़ के चले जाऊंगा तब बी अकेला 3 दिन में काम खत्म कर देगा। यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, आपको वो टाइम नहीं दिया हुआ, वो टाइम स्पैन नहीं दिया हुआ जिस समय में ए ने काम किया। ओके, वो टाइम स्पैन नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको यह बताया गया है कि ए के छोड़ने के बाद काम कितने दिन तक चला। अब ए के छोड़ने के बाद काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, बी कर रहा है। तो आपको एंड में जो बी काम कर रहा है उस काम के बारे में टाइम बता दिया, उस काम की जानकारी भी दे दी, लेकिन उसके पहले जो टाइम हुआ, जिसके पहले जो टाइम लगा, उसके पहले जो काम हुआ, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसी कंडीशन को लिखते हैं जो हम हर बार हर क्वेश्चन में लिखते हैं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा यही एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि फोकस किस पे है। देखिए, हम फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, फ्रेमवर्क को समझना है, उसमें वैल्यूज फिट करनी है और आंसर निकालना है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको टाइम एंड वर्क में या जनरल एप्टीट्यूड में इतना स्ट्रांग हो जाना है कि विद इन 10 to 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, और ये डेवलप कैसे होगा? जब आप अच्छे फ्रेमवर्क्स को सीखेंगे। तो ऐसे ही बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी आप देखेंगे जेनिक एजुकेशन पे आपको हर तरह के फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं, हर तरह के शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं जो कि एग्जैक्टली गेट पे फोकस करते हुए आपको जरूरी है समझना। ओके, हालांकि बुक से पढ़ना दैट्स ग्रेट, बुक से पढ़ना तो अच्छी बात है, बट हमें एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो पॉइंट चाहिए वो ये कि आप एक स्मार्ट टेक्निक बना लें, खुद की टेक्निक डेवलप कर लें। तो हमारा बेसिकली फंडा वही है जेनिक एजुकेशन में कि हम टेक्निक पे फोकस करते हैं ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सकें। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैन पावर, रेट टाइम हमारा वर्क डन का फ्रेमवर्क हो गया। अब ए के बारे में क्या बोला, ए काम करता है 9 दिन में, फिर दूसरे कॉलम में बी काम करता है 18 दिन में, यहां तक भी ठीक है। अब जैसे ही आपने टाइम डाल दिया, दोनों के नाम डाल दिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्क डन को ले लेते हैं। तो वर्क डन को क्या अज्यूम करें, जो कि 9 और 18 से डिविजिबल हो, दैट इज एलसीएम। एलसीएम मतलब सबसे बड़ा या सबसे छोटा वो नंबर जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हुआ 9 और 18 का, इट इज 18। दैट्स इजी टू कैलकुलेट। तो ए अगर 9 दिन में 18 वर्क करता है तो पर डे का वर्क हो गया 2 और बी का पर डे का वर्क हो गया 1। नाउ अब कंडीशन बोलता है कि ए और बी ने साथ में काम किया। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 3 की रेट से काम करेंगे, दैट इज फॉर श्योर, 3 की रेट से काम करेंगे। लेकिन कितने दिन काम करा ये हमें नहीं दिया। ओके, दिस इज नॉट गिवन कि काम कितने दिन करा, ये हमें बताया नहीं। ये जरूर बता दिया कि ए जब छोड़ देगा तो उसके बाद बी अकेला करता है तो 3 दिन में काम खत्म कर लेगा। ये पॉइंट क्लियर होता है। इसका मतलब हमें इस
टाइम स्पैन के बाद वाला जो एक फ्यूचर का टाइम स्पैन है सिर्फ वो दिया हुआ है कि बी अकेला काम करता है तो 3 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अब बी की रेट क्या होगी आखिरी के 3 दिनों में? बी की रेट तो वही होगी जो उसकी ओरिजिनल रेट है 1। इसका मतलब बी ने आखिरी के 3 दिनों में काम कितना किया? बी ने काम किया 3 × 1 दैट इज 3। तो आखिरी के 3 दिनों में काम कितना हुआ है? सिर्फ 3 वर्क हुआ है, 3 लड्डू बने हैं। इसका मतलब 18 में से अगर 3 लड्डू आखिरी में बने तो पहले कितने बन चुके होंगे? दैट इज 15। तो 15 वर्क पहले हो चुका था। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, ए और बी ने काम करना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसा आया जब ए ने कहा, ए को समझ में आया कि अगर मैं काम अभी छोड़ देता हूं तो बी अकेला 3 दिन लेके इस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ए प्लस बी 15 वर्क कंप्लीट करेंगे ताकि जो 3 वर्क बचा हुआ है वो आखिरी के 3 दिन में बी खत्म कर ले। तो ए और बी अगर 3 की रेट से 15 वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? दैट इज 15/3। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो यहां पर हमें पता चला दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 डेज। तो 5 दिन ये वाले लग गए। ओके, 5 दिन। ये 5 दिन कौन से हुए? ये तो वो 5 दिन हुए जो ए और बी ने मिलके करा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? तो देखिए 5 दिन तो वो हो गए जो ए और बी ने मिलके करा, और उसके बाद 3 दिन वो हो गए जो ए के जाने के बाद बी ने अकेले करा। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इज 8 डेज। ओके, 8 डेज। सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? एक वर्क डन बाय इंडिविजुअल में ही थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। अब उसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करा जाए तो एक नया क्वेश्चन निकल के आता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। इट सेज इफ 6 ट्रैक्टर्स और 10 पेयर ऑफ बुल्स कैन प्लो अ फील्ड इन 2 days. Okay, if 6 tractors and 10 pair of bulls can plow a field in 2 days, find how many days will 5 tractors and 5 pair of bulls will take to do the same. Okay, so क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। क्या बोलता है कि 6 ट्रैक्टर लगा दिए जाएं तो वो किसी फील्ड को पूरी तरह से प्लो कर देंगे 2 दिन में, या फिर 6 ट्रैक्टर की जगह, क्योंकि लिखा क्या है और, सो 6 ट्रैक्टर्स और 10 पेयर ऑफ बुल्स, तो 6 ट्रैक्टर लगाए जाएं तो वो 2 दिन में पूरी फील्ड को प्लो कर देंगे, या फिर 10 पेयर ऑफ बुल्स लगा दिए जाएं। सो 10 पेयर ऑफ बुल्स लगाने पर भी 2 दिन में पूरा का पूरा फील्ड प्लो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला कि कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल डेज और हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज विल दे टेक बाय 5 ट्रैक्टर्स एंड 5 पेयर ऑफ बुल्स। तो अगर वही काम जो कि 6 ट्रैक्टर 2 दिन में करते थे और 10 पेयर ऑफ बुल्स करते थे तो 2 दिन लग जाते थे, उसी काम को अगर 5 ट्रैक्टर एंड, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है एंड, तो एंड मतलब ये वाले लोग साथ में काम करने वाले, ये 5 ट्रैक्टर साथ में 5 पेयर ऑफ बुल्स के मिलके करेंगे। तो हाउ लॉन्ग विल 5 ट्रैक्टर्स एंड 5 पेयर ऑफ बुल्स विल टेक टू डू द सेम। इसका मतलब हमें करना क्या है? देखिए पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, ए था और बी था, दोनों ने मिलकर करा तो ए प्लस बी कर दिया डायरेक्टली। लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहां पर 6 ट्रैक्टर का आपको टाइम दे दिया कि 2 दिन में काम खत्म कर दिया 6 ट्रैक्टर ने। लेकिन पूछा किसके बारे में? पूछा गया है कि 5 ट्रैक्टर करे तो कितना टाइम लगेगा। ओके, अब यहां पे आपको कंबाइन करना है किसको? ट्रैक्टर को और बुल्स को। लेकिन यहां पर 5 ट्रैक्टर और 5 पेयर ऑफ बुल्स का आपको टाइम नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज क्या होगा कि हम ये कैलकुलेट करें कि अगर 5 ट्रैक्टर्स इंडिविजुअली काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, और 5 पेयर ऑफ बुल्स इंडिविजुअली करते हैं तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि 6 ट्रैक्टर्स वर्क इन 2 days। तो जरा सोच के बताइए कि अगर 6 ट्रैक्टर किसी काम को 2 दिन में करेंगे तो 1 ट्रैक्टर कितने दिन में करेगा? ओके, 1 ट्रैक्टर। तो बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन, बहुत सारे आंसर्स आ रहे होंगे। एक आंसर आ रहा होगा कि 2/6 डेज में करना चाहिए। ओके, जरा सोचिए कि अगर 6 लोग किसी काम को 2 दिन में करते हैं तो क्या एक आदमी उसको 1/3 डे में कर पाएगा? पॉसिबल है ऐसा? ऑब्वियसली नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर मैं किसी काम को करने के लिए या बिल्डिंग बनवाने के लिए मैं एक ही मजदूर को लगाता। ओके, व्हाई शुड आई एम्प्लॉय और व्हाई शुड आई डिप्लॉय मल्टीपल लेबर्स ऑफ इन द हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज? ओके, इफ आई कैन डू दैट पीस ऑफ वर्क इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन आई कैन टेक 1 सिंगल लेबर। तो एक लेबर को लेने से अगर मैं पूरा काम उससे 100th या 1nth टाइम में करवा लेता, सो व्हाई शुड आई टेक मल्टीपल लेबर्स? तो इसीलिए यहां पर ये पॉइंट है, जैसे कि मैंने पिछले भी आपको बताया क्वेश्चन में, मैन पावर और
टाइम, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप मैन पावर घटा देंगे टाइम बढ़ जाएगा, मैन पावर बढ़ा देंगे टाइम घट जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 6 ट्रैक्टर थे तो 2 दिन लग रहे थे, अब अगर 1 ट्रैक्टर है तो क्या वो 2/6 डेज में करेगा? नहीं, दैट विल डू इन 2 into 6 days। ओके, द पॉइंट इज 6 ट्रैक्टर 2 दिन में करते हैं तो 1 ट्रैक्टर को 12 दिन लग जाएंगे, 2 into 6 12 days। ओके, सो इसी तरह से अब देखिए 5 ट्रैक्टर बोला उसने, तो 5 ट्रैक्टर को कितना दिन लगेगा? हाउ मेनी डेज विल द 5 ट्रैक्टर्स टेक? अब 1 ट्रैक्टर को 2 into 6 डेज लगता है, तो 5 करने पे क्या होगा? मैन पावर को मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? टाइम घट जाएगा। ओके, मैन पावर को इंक्रीज करा तो टाइम घट जाएगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा 5 ट्रैक्टर्स को? 2 into 6/5 days। दिस इज द नंबर ऑफ डेज। तो 5 ट्रैक्टर का हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 12/5 days। अब इसी तरह से पेयर ऑफ बुल्स पे आते हैं। आपको लिखा हुआ है कि 10 पेयर ऑफ बुल्स, 10 पेयर ऑफ बुल्स विल टेक 2 days। सो जरा बताइए, एक पेयर ऑफ बुल को कितना समय लगेगा? 1 पेयर ऑफ बुल। ऑब्वियसली मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैन पावर को घटा रहा हूं, तो मैन पावर को घटाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। सो 10 की जगह 1 करा तो टाइम हो जाएगा 10 into 2, दैट इज 20 days। आपको कितने पेयर ऑफ बुल चाहिए? देखिए 5 पेयर ऑफ बुल्स, तो 5 पेयर ऑफ बुल्स के लिए कितना टाइम लगेगा? मैन पावर को बढ़ाया तो मैन पावर को बढ़ाने से टाइम घटेगा, तो मैन पावर यहाँ पे 1 की जगह 5 हो गई, तो टाइम कितना लग जाएगा? 4 days। ओके, सो नाउ दिस इज द पॉइंट। हमारे पास ये पता चल गया कि 5 पेयर ऑफ बुल्स लेते हैं 4 दिन और 5 ट्रैक्टर्स इंडिविजुअली करते हैं तो वो लेते हैं 12 दिन। सो दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो एक तरह से आपके पास ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। सो नाउ बस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए मैन पावर, रेट, टाइम, वर्क डन। तो पहले मैन पावर क्या है? A कौन है? 5 ट्रैक्टर्स। तो 5 ट्रैक्टर्स का टाइम दिया हुआ है 12/5 days। इसके बाद दूसरा मैन पावर क्या है? 5 पेयर ऑफ बुल्स, दैट इज B। तो B को कितना टाइम लगता है? 4 days। नाउ हम वर्क डन को क्या लेंगे? LCM। ओके, LCM किसका? A और B का। तो सबसे पहले यहाँ A + B लिख देते हैं, इनकी रेट निकालनी है ताकि A और B की रेट आ जाए। तो LCM निकालना है 12/5 और 4 का। अब सवाल आता है कि ये तो फ्रैक्शन है तो LCM कैसे निकालें? तो इसका भी हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। LCM ऑफ A/B, C/D, मतलब 2 फ्रैक्शंस अगर आपके पास हैं तो 2 फ्रैक्शंस का LCM आप कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू LCM ऑफ A, C अपॉन HCF ऑफ B, D। सो अगर आपको फ्रैक्शंस का LCM निकालना है तो क्या करना है? आपको LCM लेना है न्यूमरेटर्स का और HCF ले लेना है डिनोमिनेटर का। तो LCM ऑफ न्यूमरेटर A, C। अब देखिए यहाँ पर 12/5 और 4/1 का अगर LCM निकालना है तो 12 और 4 का LCM लेंगे और 5 और 1 का HCF लेंगे। ओके, आई कैन राइट इट एज 4/1। नाउ 12 और 4 का LCM क्या हुआ? LCM मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 और 4 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो डिवाइड हो जाएगा? दैट इज 12। ओके, 12 इज द LCM of 4 and 12. Now what is the HCF of 5 and 1? Now what is HCF? Think about HCF. No, I'm not asking about the full form of HCF की highest common factor. I'm asking the meaning of HCF. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 5 और 1 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर आपको याद आता है ऐसा? आई विल से 1। ओके, 1 इज द ओनली नंबर ओके विच कैन डिवाइड 5 and 1 बोथ। तो वी कैन से कि इसका LCM आ जाएगा 12/1, दैट इज 12। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 12। तो इसको मैं सीधा 12 लिख देता हूं। आई कैन रिमूव दिस 1। तो LCM आ गया 12, मतलब वर्क डन आ गया मेरे पास 12। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ A and B and you can calculate, now this is also 12, now you can calculate the rate of A plus B and similarly you can calculate the work done. Okay, the number of days required to complete this work. So calculate करिए और कमेंट में बताइए आंसर क्या आ रहा है आपका। Now you can easily solve this table। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसमें, so you can note this. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। तो पिछला क्वेश्चन आपने देखा काफी कॉन्सेप्चुअल था, उसमें एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि मैन पावर रेट जो है, मैन पावर और जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता डायरेक्टली। ओके, जो आप हमेशा लगाते हैं कि एक टॉफी 10 रुपए की तो 50 टॉफी कितने रुपए की, ऐसा कंसेप्ट वहां पे नहीं लग सकता। उसमें रिवर्स एक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी चलती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगेन थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। A completes 2/3 of a certain job in 6 days।
तो ए किसी काम को 6 दिनों में खत्म करता है। कितना काम करता है? सिर्फ 2/3। कोई एक काम है, उसका 2/3 पार्ट 6 डेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद बी कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम जॉब इन 8 डेज एंड सी कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। तो देखिए 3 लोगों के बारे में बात हो रही है, ए, बी और सी। तो ये समझ में आ गया कि ये वर्क डन बाय इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट, ए 2/3 वर्क करता है 6 दिनों में। अब 2/3 वर्क करना मतलब कितना हुआ? 2/3 मतलब 66.66% ऑफ समथिंग। ओके, इतना 66.66% वर्क कंप्लीट करा ए ने बेसिकली। ओके, कितने दिनों में? 6 डेज में। बी ने क्या करा? 1/3 काम करा। कितना? वही का वही काम 1/3 करा 8 डेज में। और सी ने करा 3/4 कितने दिन में? 12 दिन में। अब अगर कोई काम 66% कंप्लीट होता है कितने? 6 दिनों में, तो मैं आपसे पूछता हूं 100% कितने दिनों में कंप्लीट होगा? हाउ मेनी डेज विल इट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क? ओके, द फुल 100% वर्क को। तो 100% वर्क मतलब क्या हुआ? देखिए 2/3. Now 2/3 is a fraction. Now this fraction when converted to percentage, okay, इस fraction को अगर परसेंटेज में देखें so it is 66.66. ये हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस में परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शंस वाले टॉपिक में। तो हमें क्या दिखता है कि 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ अगर 6 डेज में, 6 डेज में, तो 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 1 वर्क कंप्लीट होगा 6 into 3/2 डेज में। ओके, यहां पर ये यूनिटरी मेथड चलेगा। ओके, रिवर्स में ऐसा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं। जो अमाउंट ऑफ वर्क है और नंबर ऑफ डेज है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। जितना जितना डेज बढ़ेगा उतना उतना वर्क बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए 2/3 वर्क अगर 6 डेज में होता है तो 1 वर्क 6 into 3/2 में, या फिर 6/2/3 कह सकते हैं आप, इस तरह से नंबर ऑफ डेज में होगा। तो कितने दिन होगा ये ए को कंप्लीट करने के लिए? दिस यू कैन सॉल्व एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 9 डेज। तो ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। बी के लिए क्या बोला? 1/3 वर्क कर सकता है कितने दिन में? 8 दिनों में। तो 1/3 वर्क अगर 8 डेज में कंप्लीट होता है तो 1 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 8 into 3 दैट इज 24 डेज में। सिमिलरली सी के लिए 3/4 वर्क अगर कंप्लीट होता है 1 डे में, सॉरी 1 नहीं 12 डेज में, तो 12 डेज में अगर 3/4 वर्क होता है तो 1 वर्क मतलब पूरा 100% कितने दिन में होगा? 12 into 4/3 डेज में। ओके, सो यहां से आप देखेंगे दिस 12 into 4/3 ये 16 डेज आ गया। बी का टाइम आ गया 24 डेज और ए के लिए आ गया 9 डेज। तो अब क्या बचा क्वेश्चन में? अब बस आपको टेबल बनाना है। दिस इज एम आर टी एंड वर्क डन डब्ल्यू एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट एज ए देन बी एंड देन सी। तो ए को कितने दिन लगते हैं? 9 दिन। बी को लगते हैं 24 दिन पूरा वर्क करने में। अब ऐसा हमने क्यों करा? ऐसा हमने इसीलिए करा बिकॉज देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो ये 3 पर्सन्स हैं इन तीनों के वर्क, इन तीनों के टाइम का एलसीएम लेते हैं और वो एलसीएम हमारा वर्क डन बनता है। ओके, द पॉइंट इज एलसीएम हमारा वर्क डन बनता है। लेकिन अभी यहां पर वर्क डन आप देखेंगे तो ए के 6 दिन में तो सिर्फ 2/3 हुआ, बी के 8 दिनों में 1/3 हुआ, मतलब दोनों के वर्क डन जो है वो अलग अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे सबका वर्क डन सेम लेते हैं। तो सेम वर्क लेने के लिए ये जरूरी है कि आप जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो भी बिल्कुल सेम ले। ओके, तो सी का टाइम कितना आया? दिस इज 16 डेज। तो अब मेरे पास ए बी और सी के तीनों के टाइम आ गए। नाउ यू कैन अज्यूम, यू कैन टेक द एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका। You can find the LCM of 9, 24 and 16. Again, I will not calculate. You have to calculate it. और कमेंट में बताइए क्या आता है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? मैं मान लेता हूं कुछ LCM आ गया। LCM के बाद क्या करेंगे? आप रेट्स निकाल लेंगे। रेट्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे? अब वो बोलता है all of them work together for 4 days. तीनों मिलके क्या करते हैं? तीनों मिलके 4 दिनों तक काम करते हैं। अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम आप कैसे निकालेंगे जरा मैं छोटा सा एक लॉजिक समझा देता हूं। देखिए 9 is 3 into 3, 24 is 8 into 3 और 16 is 4 into 4। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या देखता हूं? देखिए यहां पर एक 3 है, यहां पर भी एक 3, यहां पे 3 नहीं है लेकिन एक 3 इसमें एक 3 इसमें, तो मुझे एक 3 तो एलसीएम में चाहिएगा, तो इसलिए मैं एक 3 को तो काट देता हूं। इज इट क्लियर? अब आते हैं 4 पे। अब देखिए 4 यहां पे और यहां पे भी 4 है, क्योंकि 8 को मैं लिख सकता हूं 2 into 4, 2 into 4। तो एक 4 यहाँ पे, एक 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब मुझे एलसीएम में एक 4 तो चाहिएगा ही, तो इसलिए मैं इस 4 को काट देता हूँ क्योंकि ये 4 कंज्यूम हो गया। अब ये 2 है और ये 4 है, 4 को मैं लिख देता हूँ वापस से 2 into 2। ना यू कैन सी एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, तो एक 2 मुझे एलसीएम में चाहिएगा, इसलिए इन दोनों 2 को भी कैंसिल कर देता हूँ। एक इधर से कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचे क्या नंबर? देखिए 3 बचा और एक 2 बचा। क्या 3 के साथ और कोई पेयरिंग में बचता है? नहीं बचता। 2 के साथ और कोई पेयरिंग में बचता है? नहीं बचता।
तो इसलिए इस 3 और इस 2 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस इज 12, 24, दिस इज 72 एंड दिस इज 144। ओके, दिस नंबर। तो हमने निकाला कैसे एलसीएम, देखिए यहाँ पे पहले तीनों को सेपरेट कर दिया, ऐसा कहा जाए प्राइम फैक्टराइज कर दिया बेसिकली, और जो जो कॉमन टर्म्स थे 2 नंबर में भी जो कॉमन था उसको पिक कर लिया और उसे कैंसिल आउट करते चले गए। और ऐसा करते करते आखिरी में जो नंबर्स बच गए उनको भी डायरेक्टली हमने पिक कर लिया, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। मतलब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 16 से भी डिवाइड हो जाए, 24 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो उसको निकालने के लिए हमने ये मेथड ऐसे अप्लाई किया। सो यू कैन सी 144 विल बी द एलसीएम। ओके, मुझे बताइएगा आपका क्या आ रहा है एलसीएम और क्या गलती करी आपने, कहाँ मिस्टेक हुई है। ये आ गया एलसीएम। नाउ एलसीएम के बाद आप क्या करेंगे, तीनों की रेट्स निकालेंगे। फिर उसने बोला तीनों ने मिलके 4 दिन काम करा, तो A + B + C को 4 डेज काम करा दीजिए। 4 डेज काम कराने से कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ये लोग कंप्लीट कर देंगे। अब आगे क्या बोला उसने, 4 डेज के बाद A और C ने काम छोड़ दिया, A and C क्विट। तो बचा कौन, बचा हुआ B। नाउ B विल गोइंग टू वर्क। इट सेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर B टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो B को बाकी बचा हुआ काम करने में कितना दिन लगेगा, कैसे निकालेंगे, जस्ट जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वर्क निकाला। देखिए टोटल वर्क मुझे 144 करना है, जिसमें से A B C ने इतना कर दिया, तो बचा कितना, दिस विल बी, अगर मैं इसको x1 बोलता हूं तो दिस विल बी 144 माइनस x1। ओके, दिस अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू शुड बी डन बाय B। B की रेट कितनी है, जो यहां से आएगी। ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस रेट। सिमिलरली B की रेट आ गई तो B का टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर। ओके, दिस विल गिव यू द टाइम रिक्वायर्ड बाय B टू कंप्लीट द वर्क। सो इस टेबल को फिल कीजिएगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू, सिंपल डिवीजन ही करने हैं आपको। सो कमेंट में बताइए कितने नंबर ऑफ डेज आपके आ रहे हैं यहाँ पे कि B अकेला काम करेगा, तो बचे हुए काम को खत्म करने में B को कितना समय लगेगा। ओके, सो यू कैन नोट दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल्स। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि टाइम भी अलग दिया था और वर्क डन भी अलग अलग दिया था। तो पहले तो हमने वर्क डन के लिए इक्वलाइज करा टाइम को, ताकि सबका वर्क डन सेम होने पर कितना कितना टाइम लग रहा है ये हमने कैलकुलेट करा। अब इसमें एक और ट्विस्ट क्वेश्चन में आता है कुछ इस तरह से कि A, B and C कैन डू अ जॉब अलोन इन 15, 10 and 30 डेज। तो A, B और C ये 3 लोग काम करते हैं 15 दिन, 10 दिन और 30 दिन रिस्पेक्टिवली, कि अकेले अकेले काम करे तो इतने इतने दिन लगते हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है A इज हेल्प्ड बाय B एंड C एवरी 3rd डे। मतलब A की हेल्प करने के लिए कौन आते हैं, B और C आते हैं एवरी 3rd डे, हर तीसरे दिन A की हेल्प करने के लिए B और C आते हैं। अब तीसरे दिन का क्या कंसेप्ट हुआ, तीसरे दिन का ही मतलब हुआ कि लेट सपोज 1 जनवरी को काम शुरू होता है, तो 1 जनवरी को A काम करेगा, 2 जनवरी को B काम करेगा, 3 जनवरी को B और C आएंगे A की मदद के लिए, फिर 4 जनवरी को वापस A करेगा, 5 जनवरी को फिर वापस A करेगा, 6 जनवरी को B और C फिर आएंगे A की मदद के लिए। तो यहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है, उस पैटर्न को समझिए कि A फिर ABC, फिर A फिर A फिर ABC। तो पैटर्न की तरह से यहाँ पे चल रहा है। और देन हमसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ द सेम पैटर्न इज फॉलोड। तो देखिए अगर सिर्फ इतना बोला जाए कि ABC के इतने दिन लगते हैं, तीनों मिलके करें तो कितने दिन लगेंगे, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट इजीली, वो तो आप मेंटली कर ही सकते हैं। अभी हमने बहुत सारे डिस्कस करे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करा, पैटर्न ही बदल दिया। तो पैटर्न कुछ इस तरह से है कि मैन पावर, रेट टाइम और वर्क डन। आप सबसे पहले तो ये टेबल में ये डेटा फिल कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस कर लिया। A अकेला 15 डेज, 10 डेज और 30 डेज। Now what will be the work done? LCM of 15, 20, 10 and 30 will be 30. LCM आ गया। Now A अगर 15 दिन में 30 वर्क करता है तो पर डे का वर्क हो गया 2। B अगर 10 दिन में 30 वर्क करता है तो पर डे का वर्क हो गया 3। और C अगर 30 दिन में 30 वर्क करता है तो पर डे का वर्क हो गया 1। अब उसने क्या बोला, ये तो वो है रेट्स जो इंडिविजुअली करने पर ये तीनों का यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके, इस रेट से करने में इतने दिन लगेंगे। लेकिन वो बोलता है कि एवरी 3rd डे A इज हेल्प्ड बाय B एंड C एवरी 3rd डे। तो इसका मतलब काम A ने शुरू करा, करता गया, 2 दिन करा, तीसरे दिन B और C आ गए। इसका मतलब हम देखते हैं किस तरह से कि अगर मान लीजिए A अकेला करे, A की रेट कितनी है, अभी हमने निकाली 2। A अगर 2 की रेट से 2 दिन काम करे, 2 दिन क्यों करवाया, क्योंकि तीसरे दिन तो B और C हेल्प करने आए ना,
लेकिन शुरू के 2 दिन तो ए ने अकेले किया, तो 2 की रेट से 2 दिन काम करेगा तो 4 वर्क कर देगा। और तीसरे दिन क्या हुआ, ए के साथ तीसरे दिन क्या हुआ, बी और सी हेल्प करने आ गए ए की। अब तीनों मिलके करेंगे तो कितना रेट हो जाएगा, 2 + 3 + 1 दैट इज 6। तो ए प्लस बी और सी ने मिलके 6 की रेट से काम किया। अब काम कितने दिन करा, इट सेज एवरी 3rd डे, इसका मतलब सिर्फ तीसरे दिन, मतलब एक ही दिन काम करा। तो तीसरे दिन में 6 की रेट से तीनों मिलके करेंगे तो 6 वर्क हो जाएगा। तो देखिए ये है फर्स्ट 2 डेज का वर्क, फर्स्ट एंड सेकेंड डे का वर्क, और ये वाला है आपका 3rd डे का वर्क। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि शुरू के 3 दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हुआ 4 + 6 दैट इज 10 वर्क। ओके, सो फर्स्ट 3 डेज में वर्क हुआ हमारे पास 10। अब देखिए टोटल हम क्या देखते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क तो 30 है। टोटल वर्क कैसे चल रहा होगा, यहां पर एक साइकिल फॉर्म में चल रहा है। ओके, एक पीरियोडिक फॉर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे किस तरह से कि पहले ए आता है, फिर अगले दिन ए आता है, फिर उसके बाद a + b + c करते हैं। अब क्या होगा, a + b + c के बाद वापस से a, फिर a और फिर a + b + c। तो ये 3 दिन की क्या है, एक साइकिल बन गई है। ओके, और एक साइकिल में वर्क कितना दिखता है हमें, 10 वर्क होता है। तो ऐसे ही सेकेंड साइकिल में कितना वर्क होएगा, अगेन 10 वर्क हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क अगर हम क्यूमुलेटिव देखें सो 20 वर्क हो जाएगा। और ऐसे ही थर्ड साइकिल में कितना वर्क हो जाएगा, थर्ड साइकिल में 30। ओके, पहली साइकिल में 10, दूसरी साइकिल में 10, तीसरी साइकिल में 10, तो ऐसे करके टोटल 30 वर्क को कंप्लीट होने के लिए 3 साइकिल्स लगेंगी। और एक साइकिल कितने दिन की है, 3 डेज की। कैसे, पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी, ये एक साइकिल कंप्लीट। फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन ए बी सी, एक दूसरी साइकिल कंप्लीट। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। सो 1 साइकिल इज इक्वल टू 3 डेज, सो 3 साइकिल्स विल बी इक्वल टू 9 डेज। तो अगर हमारा पैटर्न इस तरह से चलेगा तो इसका मतलब a + b, a, + b + c को इस वर्क को कंप्लीट करने में टोटल 9 डेज लगेंगे। ओके, तो मुझे इस क्वेश्चन में ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगर ये पैटर्न नहीं चले, कंटिन्यूअस पैटर्न चलता जाए कि a + b + c ही काम करे पूरा, तब कितने दिन में काम खत्म होगा। ओके, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा कि एक पैटर्न बन जाए जब कंटिन्यूअस वर्क नहीं हो, ए और बी अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हो, कि पहले ए करता है, फिर कुछ देर टाइम बाद बी करता है, फिर सी करता है, एंड सो ऑन। इस तरह के अगर पैटर्न बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट, थोड़ा सा और ट्विस्टेड, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी इन द सेम टाइम। A can do 50% more work than B in the same time। जितने समय में B कुछ काम करता है, A उससे 50% ज्यादा कर सकता है। ओके, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे B can do a piece of work in 30 days। B can do some piece of work in 30 days। B starts working and had already worked for 12 hours। B started working and he has already worked for 12 hours when A joins him। How many hours should A and B work together? Okay, how many hours should A and B work together to complete the remaining work? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, A और B काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमें A का टाइम नहीं दिया, हमें ये नहीं बताया कि A किसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाता है। ओके, लेकिन हमें ये जरूर बताया कि B काम शुरू करता है और 12 घंटे काम करने के बाद, 12 दिन काम करने, आई एम सॉरी, ये 12 दिन हो जाएगा। सो 12 दिन काम करने के बाद A उसको ज्वाइन करता है। साथ में ये भी दिया हुआ है कि B अकेला करता है तो 30 डेज लगता है। लेकिन अगर हम बात करें A की एफिशिएंसी की, A की रेट की, तो A 50% ज्यादा काम कर सकता है कंपेयर टू B। तो अगर मैं ऐसा मानूं कि B एक दिन में लेट्स अज्यूम 100 वर्क करता है, आई एम अज्यूमिंग, आई एम जस्ट टेकिंग एज एन असम्पशन कि B अगर पर डे 100 वर्क करता है तो A कितना कर रहा होगा, इससे 50% ज्यादा, तो इसका 50% ज्यादा इज 150। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको रेट्स, दोनों पर्सन की जो एफिशिएंसी है, जो रेट्स है, वो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करनी, वो आपको इस एक्सप्रेशन से निकालनी है।
ओके वो आपको फॉर्मूले में रख के, जो फ्रेमवर्क है उसमें रख के कैलकुलेट नहीं करना, वर्क और टाइम को डिवाइड करके आपको यहां पर रेट डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन, इस पर्टिकुलर लाइन से निकालनी है कि ए 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो सेम टाइम बोल दिया उसने यहाँ पे, सबसे बड़ा पॉइंट सेम टाइम। तो सेम टाइम मतलब कोई सा भी टाइम ले लूं, अगर मैं ए का 10 दिन का काम कंपेयर करूं बी से, तब भी वो 50% ज्यादा होगा, और ए का 100 दिन का काम कंपेयर करूं बी से, तब भी वो 50% ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ए इज 50% मोर एफिशिएंट। तो बी किसी एक काम को 100 वर्क करता है पर डे, तो ए उसी काम का 150 वर्क करेगा पर डे। बी किसी काम का 100 वर्क पर डे करता है, ओके, मान लो बी 100 लड्डू बनाता है पर डे, और ए कितने बनाएगा? 50% ज्यादा, मतलब 150 लड्डू। तो यहां पर आपको ए और बी, अब देखिए वो MRTW भी नहीं लिखते, अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ए का वर्क जो है, ए का जो रेट है, ए का रेट कितना आ गया? 150। बी का रेट कितना है? 100, क्योंकि हमने मान लिया ऐसा। आप बी के रेट को 10 ले लीजिए, तो ए का रेट आ जाएगा 15। ओके, दिस इज जस्ट रिलेटिव रेट्स। ओके, और आपको क्या दिया हुआ है साथ में? आपको यह भी दिया है कि बी अकेला काम करता है, सो बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। मतलब बी अकेला अगर काम करेगा तो 30 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो इसका मतलब बी की रेट तो मुझे मिल गई इस लाइन से, और दूसरी लाइन से मुझे ये पता चल गया कि बी टोटल कितने दिन काम करता है। तो क्या यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं? तो बी अगर 100 रेट से 30 डेज काम करेगा तो टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो जाएगा? 3000, मतलब 3000 वर्क भी कंप्लीट कर सकता है। अभी 3000 हमें क्या मिल गया? हमें वो वर्क मिल गया जो हमें इन दोनों को करवाना है। तो हमें यहाँ पे टोटल पता चल गया कि 3000 लड्डू बनने चाहिए, जिसमें से ए की रेट कितनी होनी चाहिए? 150 लड्डू पर डे की। बी की रेट कितनी होनी चाहिए? 100 लड्डू पर डे की। अच्छा, क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि ए इस वर्क को कितने दिन में कर रहा होगा? ए का इंडिविजुअल वर्क कितने दिन में हो रहा होगा? ऑब्वियसली अगर 3000 लड्डू बनाने हैं उसे और 150 लड्डू पर डे बनाता है, सो हाउ मेनी डेज विल इट रिक्वायर? 3000 अपॉन 150। ओके, 3000 अपॉन 150। जरा कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है 3000 अपॉन 150। दिस कम्स आउट टू बी 20 डेज। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 20 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्वेश्चन में लिखा है ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी इन द सेम टाइम, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बी को 30 दिन लगते हैं तो ए को इसके 50% कम लग रहे होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ए की रेट 50% ज्यादा है बी से, इसका मतलब ए का जो टाइम है वो 50% कम होगा बी से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, दिस इज नॉट लॉजिकल, दिस इज टोटली रॉन्ग। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बी के टाइम को 50% घटा दूं तो ए का टाइम आ जाए, कि इसको 30 को घटा दूं तो ये 15 आ जाए। ऐसा नहीं होगा। ओके, दिस रिमेंबर दिस कंसेप्ट। हम इसको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होगा। नाउ अब मुद्दा आता है यहाँ पे कि फिर क्या बोला उसने कि बी ने काम करना शुरू करा और 12 दिन तक काम करता चला गया, और उसके बाद ए ने उसको ज्वाइन करा। तो अगर बी अकेला काम करे तो बी 100 की रेट से अगर 12 दिन काम करेगा तो बी को कितना वर्क कंप्लीट कर चुका होगा? 1200 वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। अब 1200 के बाद बचा कितना वर्क? ओके, 1200 के बाद आप देख सकते हैं बचा कितना वर्क? टोटल 3000 था, 1200 हो गया तो बचा कितना? 1800। नाउ 1800 वर्क किसको करना है? दे विल बी वर्किंग टुगेदर। सो ए प्लस बी, सो ए प्लस बी की रेट कितनी है अब आप निकालिए और उसके बाद कैलकुलेट करिए कितना इसको टाइम लगेगा। नाउ इट्स इजी टू कैलकुलेट, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। सो कैलकुलेट दिस एंड मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है आपका आंसर। ओके, और डेफिनेटली इसको डिस्कस कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट में तो डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट में। हम सारे के सारे कमेंट्स को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, और डेफिनेटली हम आपके जो क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, उसका एक आंसर जरूर, उसको जल्दी से जल्दी हम आपको सॉल्व कर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।